नमस्कार, नेक्स्ट साइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ी हुई न्यूज है, चुनाव सुधार, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि चुनाव आयोग ने ईपीआईसी को आधार से लिंक करने के लिए अनुच्छेद 326 भारतीय संविधान का और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी आरपीए एक्ट 1950-51 और संबंधित सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार कार्रवाई करेगा। यूएडीआई और ईसीआई के एक्सपर्ट के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है। इससे ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि फर्जी वोटिंग जैसे एक व्यक्ति का 2 जगह का पहचान पत्र होता है। उदाहरण के रूप में अगर मैं दिल्ली में निवास कर रहा हूं तो दिल्ली में मेरा वोटर आईडी बन चुका है और मेरा प्रयागराज का भी है, तो दोनों जगह से है, तो दोनों जगह फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऐसा कर रहा है। ये होना भी चाहिए और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इसकी प्रशंसा की है। देश के चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ नई दिल्ली में निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव और सचिव विधायी विभाग और सचिव नीतिआई और सीओ यूआईडीए और चुनाव आयोग के टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ बैठक की है। यहाँ पे इस बिल्डिंग में आप देखते होंगे इलेक्शन कमीशन की ये बिल्डिंग है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है। हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट इसी तरह पर बनाकर पूछ सकता है। आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है, इसलिए यह डिसीजन लिया गया है कि ईपीआईसी को आधार से लिंक करने का काम संविधान के अनुच्छेद 326 और आरपीए एक्ट यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार तथा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार ही किया जाएगा। अब देखिए, जब भी इलेक्शन रिफॉर्म तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हाई है, लेकिन प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहा है। आइए उसकी चर्चा करते हैं। वर्ष 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। 2020 में क्वेश्चन पूछा था, ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19 था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन पूछा है। पहला है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। दूसरा कथन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरहत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। कृपया आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। अब आइए चर्चा करते हैं पिछले अंक में दिए गए प्रश्न के ऊपर। देखिए, कल सीएजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था जो वर्ष 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि लोक निधि के फलोत्पादक और आशायी प्रयोग को सुरक्षित रखने के साथ साथ भारत के सीएजी के कार्यालय का महत्व क्या है, ये पूछा था। 4 कथन दिए गए। पहला है, सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर कंट्रोल करता है यानी नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है। देखिए, चाहे वो आपात की स्थिति हो या नॉर्मल स्थिति हो, किसी भी स्थिति में भारत के सीएजी यानी कैग आपातकाल सहित किसी भी सिचुएशन में राजकोष पर नियंत्रण नहीं रखता। इसलिए पहला कथन देखते ही आप एलिमिनेट कर दीजिए, गलत हो जाएगा। अब आइए चर्चा करते हैं दूसरे कथन के ऊपर। सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों पर जारी किए गए रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोक लेखा समिति यानी पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अक्सर चर्चा में रहती है, समाचारों में रहती है। पीएसी मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। बिल्कुल सही कथन है। इसलिए तीसरे कथन की बात करें, सीएजी के प्रतिवेदनों यानी रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां यानी पुलिस या और जांच एजेंसी हो सकती है, सीबीआई हो सकती है, आईबी हो सकती है, उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करते समय कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आरोप तय करने के लिए जांच एजेंसियां कैग रिपोर्ट की जानकारी का उपयोग कर सकती हैं। इसलिए तीसरा कथन सही है। चौथा कथन है, सीएजी को एक ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कैग के पास कानून के उल्लंघन के अभियोजन के लिए न्यायिक शक्तियां यानी जुडिशियल पावर नहीं होती है। अतः चौथा कथन गलत होगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 2 और 3 सही कथन हैं। अब आइए चर्चा करते हैं अगली न्यूज के ऊपर।
इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये आर्ट एंड कल्चर सेक्शन की न्यूज है और निबंध टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के सफल समापन पर लोकसभा को एड्रेस यानी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं उन नागरिकों को नमन करता हूं जिनके प्रयासों से महाकुंभ का सफल आयोजन संभव हुआ। महाकुंभ की सफलता में कई लोगों का योगदान है। मैं सरकार और समाज सभी कर्मयोगियों को बधाई देता हूं। हमने महाकुंभ के आयोजन में एक महाप्रयास देखा है। अब देखिए, इन जैसे टर्म को, महाप्रयास को आप इसका नोट्स बना सकते हैं। जब भी निबंध इस तरह का पूछा जाएगा, पूछ सकता है यूपीएससी, तो वहाँ पे आप इनका कोट कर सकते हैं। इस महाकुंभ का नेतृत्व लोगों ने किया या उनके संकल्प से प्रेरित, उनकी अटूट भक्ति से प्रेरित था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ एक मील का पत्थर है जो एक जागृत राष्ट्र की भावना को दर्शाता है। यहाँ पे उन्होंने उल्लेख करते समय इतिहास में हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया, चाहे वो 1893 में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद जी गए थे, वहां पे भाषण उनका देना हो, उसका उल्लेख किया उन्होंने। और उन्होंने 1857 के विद्रोह में भगत सिंह की शहादत का उल्लेख किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो आह्वान का किया और गांधी के दांडी यात्रा का भी हवाला दिया। और उन्होंने कहा कि भारत के ऐतिहासिक मील के पत्थरों पर विचार किया। उन्होंने कहा कि भारत के ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं ये, जिन्होंने राष्ट्र को जागृत किया और नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ भी इसी तरह का एक मील का पत्थर है जो राष्ट्र की जागृत भावना का प्रतीक है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। हेल्थ सेक्शन की न्यूज है, ये जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी टेक शेप 5 ईयर आफ्टर कोविड आउटब्रेक। भारत सरकार वन हेल्थ कंसेप्ट यानी वन हेल्थ अवधारणा के साथ तालमेल बिठाते हुए वन्य जीव रोग निगरानी, अनुसंधान और निदान को इंटीग्रेट करने के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी के ड्राफ्ट की समीक्षा कर रही है। और अगर बात करें इस पॉलिसी के उद्देश्य की, तो क्रॉस सेक्टर सहयोग में सुधार करना, वन्यजीव स्वास्थ्य डेटाबेस स्थापित करना, सैटेलाइट डायग्नोस्टिक लैब स्थापित करना, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना है, विशेषकर संरक्षित क्षेत्रों के पास टीकाकरण प्रयासों में। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। और इकोनॉमी सेक्शन की भी कह सकते हैं ये न्यूज, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। दोनों जगह ये होगी। न्यूज ये है कि भारत मलेशिया राज्यमंत्री त्रिस्तरीय द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद 18 मार्च 2025 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में मलेशिया में के निवेश, व्यापार एवं उद्योग उप मंत्री श्री लियोन चिनटोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगर बात करें इसके की पॉइंट्स की, तो भारत और मलेशिया ने आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते यानी AITIGA की समीक्षा पर चर्चा की, जिसका लक्ष्य 2025 तक इसे पूरा करना है। उन्होंने व्यापार मुद्दों, मार्केट एक्सेस यानी बाजार पहुंच, सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन और सेवा क्षेत्र में सहयोग और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS की विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना पर भी चर्चा की। मलेशिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा आसियान ट्रेड पार्टनर है, याद रखिएगा। इस तरह का स्टेटमेंट यूपीएससी पूछता रहा है। और लगभग मलेशिया के साथ भारत 17% का कुल व्यापार करता है, जिसका वर्ष 2023-24 में कुल व्यापार 20.02 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 17%, वॉल्यूम में बात करें तो 20 अरब अमेरिकी डॉलर। ये डेटा फैक्ट आपको मेंस में काम आ सकते हैं और ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और फ्रांस की नौसेनाएं द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के 23वें संस्करण वरुण 2025 के लिए तैयार हो गई हैं। भारत और फ्रांस के बीच अस्थायी समुद्री साझेदारी प्रमाण के रूप में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2021 में ये इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद से अभ्यास वरुण सहयोग की आधारशिला के रूप में विकसित हुआ है, जो नौसैनिक सहभागिता परिचालन हेतु तालमेल को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इस वर्ष के संस्करण में सतह से नीचे, धरातल और हवाई क्षेत्र में समुद्री अभ्यासों तथा जटिल युद्धाभ्यासों की एक रोमांचक सीरीज आयोजित करने का संकेत दिया है। और इस अभ्यास में विमान वाहक पोत विक्रांत चार्ल्स डी गॉल के साथ साथ उसके लड़ाकू विमान, विध्वंसक जहाज, फ्रिगेट तथा भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी का संयुक्त भागीदार होना वास्तव में दोनों नौसेनाओं के सहयोगी सामर्थ्य को उजागर करती हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।